अनीता और सुनीता दो जुड़वा बहनें थीं और अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद अपने मामा मामी के साथ रहती थीं। उन दोनों की मामी बड़ी ही खड़ूस औरत थी। 4 साल से वो अनीता और सुनीता के ऊपर हर तरह का जुल्म कर चुकी थी। यहाँ तक कि उसने उन दोनों को पढ़ाना लिखाना भी जरूरी नहीं समझा। दोनों बहनें अब काफी बड़ी हो गई थीं और हर अच्छा बुरा समझती थीं। आज उन दोनों की मामी ने उन्हें सुबह से खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था। नवंबर का महीना था और हल्की हल्की ठंड होनी शुरू हो गई थी। दोनों भूख प्यास से बेहाल अपनी मामी के पास जाती हैं। मामी, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम दोनों महारानियों के लिए ही तो पूरा दिन बैठी रहती हूँ कि कब आपको भूख लगेगी और कब आपको प्यास लगेगी। तुम दोनों भूल क्यों गई हो कि आज तुम्हें सजा मिली है कि पूरा दिन तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। मामी, मैं सच कहती हूँ, मैंने जानबूझकर गिलास नहीं तोड़ा था, बस मेरे हाथ से छूट गया। गलती तो मेरी थी, मुझे खाना मत दो। लेकिन अनीता से भूख बर्दाश्त नहीं होती, आप उसे खाना दे दो। ओहो, दोनों एक दूसरे की बड़ी हिमायत ले रही हो। कोई खाना वाला नहीं मिलने वाला, जाकर अपने कमरे में चुपचाप सो जाओ। दोनों बहनें अपना समूह लेकर वहां से चली जाती हैं। तभी उनके मामा आ जाते हैं। मामी बढ़िया बढ़िया खाना निकाल कर मामा को खिलाती हैं। दोनों बहनें कमरे में से चुपके से मामा को खाना खाते हुए देख रही थीं और दोनों भूख से परेशान हो रही थीं। सुनीता, मुझसे भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। मामा के खाना खाने के बाद जब मामी रसोई में सारा सामान समेट देगी, मैं तो चुपके से जाकर खाना खा लूंगी। मैं जानती हूँ तुम्हें भूख लगती है, रुक जा, मामा को खाना खाने दे, उसके बाद मैं तेरे लिए कुछ करती हूँ। मामा मामी दोनों खाना खाकर सोने चले जाते हैं। बचा हुआ खाना मामी फ्रिज में रख देती हैं। सुनीता दबे पांव फ्रिज के पास जाती है और उसे खोलकर उसमें से खाना निकाल लेती है। आवाज ना हो इसलिए वो धीरे धीरे खाने को गर्म करती है और दोनों बहनें इतनी भूखी होती हैं कि वो सारा खाना खत्म कर देती हैं। अगले दिन सुबह मामा के जाने के बाद, चोर कहीं की, अब ये दिन भी देखने पड़ेंगे कि तुम लोग खाना चोरी करके खाओगी। अभी के अभी अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। आज तुम लोगों ने खाना चोरी किया है, कल तो तुम घर में डाका भी डाल दोगी। नहीं नहीं मामी, ऐसा कुछ नहीं होगा, भगवान के लिए हमें घर से मत निकालो। बड़ा भगवान भगवान करती हो, निकलो मेरे घर से, वो भगवान ही तुम्हें देख लेगा। मामी उन दोनों का सामान बांधती है और उन दोनों को धक्के देकर घर से निकाल देती है। अनाथ बेसहारा अनीता और सुनीता अपना सामान उठाकर डरते डराते वहां से चली जाती हैं। पूरा दिन वो दोनों बहनें पार्क में धूप में बैठे हुए यही सोच रही थीं कि आगे वो क्या करेंगी कि तभी वहां पर एक आदमी गरम गरम टमाटर का सूप बेचने के लिए आता है। टमाटर का सूप ले लो, टमाटर का सूप, बच्चों टमाटर का सूप ले लो। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं हैं। आदमी ये सुनने के बाद आगे बढ़ जाता है। तभी एक आदमी हाथ देकर उस आदमी को रोकता है और टमाटर का सूप पीने लगता है। हवा से टमाटर के सूप की खुशबू अनीता और सुनीता को भी बहुत अच्छी लगती है और उन्हें भूख लगनी शुरू हो जाती है। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, वरना मैं थोड़ा सा सूप तो ले ही लेती। ठंड भी कितनी बढ़ गई है ना। दोनों बहन ललचाई आंखों से सूप वाले की तरफ देख रही थी। सूप वाले के पास भीड़ लग जाती है। सभी लोग सूप पी रहे थे, पर वो सूप वाला बीच बीच में नजर बचाकर अनीता सुनीता की तरफ देख रहा था। वो समझ गया था कि दोनों लड़कियां बेहद भूखी हैं, लेकिन शर्म के मारे नहीं मांग रही। धीरे धीरे उसके पास से सभी लोग सूप भी पीकर चले जाते हैं। वो अपने बड़े से बर्तन को देखता है तो थोड़ा सा सूप बचा था। वो आदमी एक बड़े से कटोरे में सारा सूप निकाल लेता है। वो 2 कटोरी के करीब होता है। फिर वो अनीता और सुनीता के पास आकर बोलता है, लगता है बच्चों तुम लोगों को भूख लगी है, ये लो गरम गरम सूप पियो, ठंड भी बढ़ गई है। नहीं नहीं चाचा, हमारे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बच्चों, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। दोनों बहनें वो कटोरा ले लेती हैं और जल्दी जल्दी सूप पीने लगती हैं। दोनों को इस तरह सूप पीता हुआ देखकर उस आदमी को बड़ी तसल्ली होती है। वो उन दोनों के सर पर हाथ रखकर वहां से चला जाता है। दोनों बहनें मामी के दिए हुए कपड़ों में से कपड़े टटोलती हैं, लेकिन कोई भी चद्दर उनके पास नहीं थी।
जल्दी जल्दी वो 2-4 कपड़े उन्हीं में से ज्यादा पहन लेती हैं और वहीं एक पेड़ के नीचे दोनों बहनें आपस में चिपक कर सो जाती हैं। अगले दिन सुबह वो बाकी के कपड़े बैग में रख देती हैं और धूप निकलते ही दोनों बहनें रात भर की ठिठुरन को खत्म करने के लिए जोर जोर से हाथ मलते हुए इधर उधर घूम रही थी कि तभी वो सूप वाला वहां से आता हुआ दिखाई देता है। वो भी उन दोनों को वहां बैठा हुआ देखकर हैरान हो जाता है। मेरा नाम दया शंकर है बच्चों, मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग अपने घर नहीं गई। तब दोनों बहनें रोते रोते अपनी सारी कहानी उस आदमी को सुना देती हैं। उस आदमी को दोनों पर बड़ा तरस आता है। वो उन दोनों को अपने घर चलने के लिए बोलता है। नहीं नहीं चाचा, हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। हाँ हाँ, आपने कल हमें फ्री में सूप पीने के लिए दिया, वही बहुत है। देखो बच्चों, मैं भी मेहनत मजदूरी कर कर खाता हूँ। मेरे घर में भी 2 बच्चे हैं और मेरी पत्नी का निधन भी काफी समय पहले हो गया था। तुम दोनों बड़ी हो इसलिए तुम उन्हें संभाल लेना। ऐसे ही एक दूसरे का साथ देते हुए जिंदगी कट जाती है। काफी समझाने पर दोनों बहनें उस आदमी के साथ उसके घर चली जाती हैं तो देखती हैं कि उसका घर छोटा सा लेकिन बेहद प्यारा सा घर था और उसमें 2 बच्चे थे जो 10 या 11 साल के थे। दोनों बच्चों के नाम संजय और मयंक थे। देखो, ये तुम दोनों की दीदी हैं। आज से ये भी यहीं पर रहेंगी, इसलिए इन दोनों को परेशान मत करना और आपस में सब लोग मिलजुल कर रहना। हाँ, संजय और मयंक दोनों अनीता और सुनीता से मिलकर बेहद खुश होते हैं और अपने खिलौने दिखाने लगते हैं। तभी दयाशंकर उन सबको बोलता है। तुम सब लोग बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाता हूँ। नहीं नहीं चाचा, आप क्यों खाना बनाओगे? हमें सारा काम आता है। आप हटो, हम लोग खाना बना लेंगे। अनीता और सुनीता दोनों मिलकर खाना बनाती हैं। खाना खाते ही दयाशंकर कहता है कि तुम दोनों की बहनों के हाथ में तो बहुत स्वाद है। ऐसे ही 1-2 महीने निकल जाते हैं। एक दिन दयाशंकर घर की तरफ आ रहा था कि तभी उसकी टक्कर एक कार वाले से हो जाती है, जिससे उसे बहुत चोट आती है। यहाँ तक कि उसके हाथ पैर में फ्रैक्चर भी हो जाता है। मोहल्ले के लोग उसे उठाकर घर लाते हैं। सुनीता और अनीता, संजय और मयंक दयाशंकर की ऐसी हालत देखकर घबरा जाते हैं। बाबा, आपको तो बहुत चोट आई है। आप आराम करो बाबा, हम देख लेंगे सब कुछ। हाँ हाँ चाचा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सभी दयाशंकर को दिलासा दे रहे थे, लेकिन दयाशंकर जानता था कि वो कई महीनों के लिए बिस्तर पर है। अगर ऐसा हुआ तो घर कैसे चलेगा? कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन, चाचा जी, आपकी तबीयत ठीक होने में समय लग सकता है। आप हम दोनों को बताओ ना, सूप कैसे बनता है? हम ये काम कर लेंगी। हाँ हाँ चाचा जी, हमें बताओ ना, हम ये काम करना चाहती हैं जब तक कि आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। दयाशंकर भी जानता था कि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। वो दोनों बहनों को सूप बनाना सिखाता है। जैसे जैसे दयाशंकर बोल रहा था, वैसे वैसे दोनों बहनें सूप तैयार कर रही थी। फिर वो एक कटोरी में सूप डालकर दयाशंकर को पिलाती हैं। मैंने कहा था ना, तुम दोनों के हाथ में बहुत स्वाद है। तुमने तो मुझसे भी ज्यादा अच्छा सूप बनाया है। फिर उन दोनों को वो बताता है कि सूप को किस तरह परोसा जाता है, कैसे उसमें ब्रेड के टुकड़ों को डुबोया जाता है और खाने से पहले किस तरह उसमें मसाला और क्रीम डाली जाती है। दोनों बहनें अच्छे से काम सीखकर अपने चाचा के ठेले को लेकर निकल जाती हैं। वो उसी पार्क के पास खड़ी हो जाती हैं। सर्दी का टाइम था, लोग गर्मा गर्म सूप की तलाश में ही थे। धीरे धीरे वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। अनीता और सुनीता दोनों बहुत खुश थीं कि उन्होंने आज अपना काम किया। देखते ही देखते सारा सूप बिक गया और वो देखती हैं कि सूप बेचने से कमाई अच्छी हुई है। घर आकर, चाचा जी देखो, हमने आज पहले दिन कितनी कमाई की है और लोगों को सूप भी बहुत अच्छा लगा। हाथों हाथ सारा सूप निकल गया। अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आप हमें बताते रहना और हम वैसे ही काम करते रहेंगे। दोनों बहनें सुबह से ही सूप की तैयारी में लग जाती। संजय और मयंक स्कूल चले जाते। चाचा जी उन्हें बताते कि कैसे कैसे और कहाँ सूप बेचना चाहिए। सुनीता और अनीता ज्यादा क्वांटिटी में सूप बनाने लगी। अब वो पार्क के अलावा और जगह भी सूप बेचने के लिए जाती और देखते ही देखते ठंड की वजह से लोगों की वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती और सारा सूप बिक जाता। 2 ही महीनों में उन दोनों बहनों ने बहुत तरक्की कर ली। अब उन्होंने अपना एक बड़ा सा स्टॉल ले लिया।
देखो बच्चों, मैं ना कहता था कि एक और एक 11 हो सकते हैं। तुम दोनों की मेहनत ने इस बात को सच कर दिया। मैं भी इतने अच्छे से काम नहीं कर पाता था जितने अच्छे से तुम दोनों ने ये सब कुछ संभाल लिया। भगवान तुम लोगों को बहुत कामयाबी दे। चाचा जी, अगर गुरु अच्छा हो तो शिष्य कामयाब हो ही जाते हैं। आपने हमें सिखाया ही इतने अच्छे तरीके से है कि हम मात खा ही नहीं सकती थी। कुछ महीनों में दयाशंकर की भी तबीयत बिल्कुल अच्छी हो जाती है। अब सुनीता और अनीता एक जगह अपना स्टॉल लगाती और दयाशंकर भी वापस अपने तरीके से सूप बेचने के लिए निकल जाता। देखते ही देखते उनके घर की हालत बहुत अच्छे हो गए। वो सब एक दूसरे के लिए अनजान थे, लेकिन आज एक परिवार की तरह वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे और दोनों बच्चों ने सूप बेचकर अपना बहुत नाम भी बना लिया था।